नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम रिजिड रोटेटर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिजिड रोटेटर होता क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार किस प्रकार से आइगन मान रिजिड रोटेटर के लिए निकाले जाते हैं। रिजिड रोटेटर दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणु में दो परमाणु होते हैं। जैसे HCl अगर आप लें तो HCl में एक परमाणु तो H का होता है और दूसरा किसका होता है, Cl का होता है। द्विपरमाणु कणु को परिमित दूरी पर दो परमाणुओं, जिन्हें द्रव्यमान बिंदुओं के रूप में माना जाता है, द्वारा रचित डंबल आकृति की संरचना के रूप में चित्रित किया जा सकता है। द्विपरमाणु में हम क्या मान सकते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है। परिमित दूरी पर दो परमाणु होते हैं, फाइनाइट दूरी पे दो एटम्स होते हैं और जिनके द्रव्यमान बिंदुओं के रूप में, जिन्हें क्या मानते हैं, द्रव्यमान बिंदु। प्रत्येक परमाणु को द्रव्यमान बिंदु के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से जो रचित डंबल आकृति की जो संरचना होती है, उस शेप में इसे माना जा सकता है द्विपरमाणु को, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये किस प्रकार से रिजिड रोटेटर की तरह कार्य करता है, इसको हमें समझना है। यदि परमाणु द्रव्यमान बिंदु है तो उनको मिलाने वाली रेखा के प्रति अणु के घूर्णन का कोई महत्व नहीं होता। यदि परमाणु द्रव्यमान बिंदु है तो उनको मिलाने वाली रेखा के प्रति अणु के घूर्णन का कोई महत्व नहीं होता है। ये चीज बहुत जरूरी है समझनी। यदि परमाणु द्रव्यमान बिंदु है तो उनको मिलाने वाली रेखा के प्रति अणु के घूर्णन का कोई महत्व नहीं होता है। इस रेखा के प्रति अणु का जड़त्व आघूर्ण नगण्य होता है। इस रेखा के प्रति अणु का जो जड़त्व आघूर्ण है वो नगण्य होता है। इस प्रकार परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा के प्रति अणु का घूर्णन महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको मिलाने वाली रेखा के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण है वो तो नगण्य है, परंतु परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है उसके प्रति अणु का घूर्णन महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि द्विपरमाणु अणु के दोनों परमाणु निश्चित दूरी द्वारा पृथक हो, यदि द्विपरमाणु अणु के दोनों परमाणु निश्चित दूरी द्वारा पृथक हो तो उपरोक्त स्वतंत्र अक्ष के प्रति घूर्णित अणु दृढ़ घूर्णी या दृढ़ घूर्णक, रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर कहलाता है। और इसको हम चित्र के द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं। M1 कोई द्रव्यमान परमाणु है जो यहाँ पे रखा हुआ है, M2 भी दूसरा परमाणु है, द्रव्यमान बिंदु की तरह इसे माना है, यहाँ रखा हुआ है। ये सेंटर लाइन है जहां से R1 दूरी पे M1 है और R2 दूरी पे M2 है और दोनों के बीच की दूरी, यहाँ एक्चुअल में कैपिटल R लिया है और यहाँ देखिए इसने स्मॉल r ले लिया। इस तरह की सिंपल गलतियां बुक्स में हो जाती हैं नोटेशन की, क्योंकि स्मॉल r R1 प्लस R2 है तो यहाँ इसने इसको कैपिटल R ले लिया। तो इस प्रकार की गलतियों को आप ठीक कर लें, स्मॉल r लेके ही चलें इसको, एक क्योंकि यहाँ देखिए आपने स्मॉल r ही लिया है, ठीक है। तो इसको यहाँ स्मॉल r कर लीजिएगा। दृढ़ घूर्णक, और यहाँ देखिए अगर मैं इस प्रकार की ये एक्सिस ले लेता तो इसके सापेक्ष जो है जड़त्व आघूर्ण नगण्य है, परंतु इस एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का महत्व है।
तो ये जो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से गुजरने वाली जो लंबवत रेखा है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का महत्व होता है। इस प्रकार की जो संरचना है इसको रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर कहा जाता है। दृढ़ घूर्णी कह सकते हैं या दृढ़ घूर्णक कहलाता है। माना किसी अणु में M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो परमाणुओं के मध्य दूरी r है और दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत व इनके द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाले अक्ष से इन परमाणुओं की दूरी r1 व r2 है। तो अणु के दृढ़ घूर्णी होने के लिए यदि ये रिजिड रोटेटर है उसके लिए कंडीशन क्या क्या होगी, ये देखिए। एक तो जो दूरी है नियत होगी, जो दोनों के बीच की दूरी है r1 प्लस r2 बराबर वो नियत कांस्टेंट होगी। द्रव्यमान केंद्र के गुण धर्म से M1 तथा M2 द्रव्यमान के आघूर्ण बराबर होते हैं। द्रव्यमान केंद्र के बारे में आपने पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास जो होता है, द्रव्यमान केंद्र के जो गुणधर्म होते हैं M1 व M2, M1 M2 द्रव्यमान के आघूर्ण बराबर होते हैं। M1 R1 बराबर M2 R2 होता है। M1 R1 बराबर M2 R2 होता है। ये सिंपल जो इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो दोनों के आघूर्ण जो है वो बराबर होते हैं। और अब आप दोनों पर जो इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हल करते हैं तो R1 और R2 का मान आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन है, R1 बराबर आ जाएगा M2R अपॉन M1 प्लस R1 M1 प्लस M2 और R2 बराबर आ जाएगा M1R अपॉन M1 प्लस M2। अब इस अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है तथा दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है के सापेक्ष द्विपरमाणु कणों का जड़त्व आघूर्ण। दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है के सापेक्ष द्विपरमाणु कणों का जड़त्व आघूर्ण I बराबर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर और R का मान यहाँ पर ऊपर से आप रख सकते हैं। इसमें इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ R1 का मान और R2 का मान अगर इक्वेशन 4 से और 3 से यहाँ रख दिया जाए तो I का मान आ जाता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 और R स्क्वायर। और ये जो आपके पास M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है, ये म्यू आपके रिड्यूस्ड मास समानित द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार से जड़त्व आघूर्ण I का मान म्यू R स्क्वायर के बराबर आ जाता है। म्यू क्या है यहाँ पे? अणु का समानित द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास, जैसा कि आपने लोअर क्लासेस में कोलिजेंस वगैरह में भी इसको काम में लिया है। इस यह समीकरण 6, जो समीकरण 6 है, द्विपरमाणु अणु का स्वतंत्र अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण। हमने तो क्या माना है? हमने तो माना कि द्विपरमाणु अणु है और स्वतंत्र अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण निकाला है, परंतु ये एक टर्म आई है, अर्थात ये इस प्रकार से बिहेव कर रहा है जैसे म्यू द्रव्यमान का एकल कण है। म्यू द्रव्यमान का एक कण है और स्वतंत्र अक्ष के समांतर किसी एक परमाणु से गुजरने वाले अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण की तुल्यता को प्रदर्शित करता है। यदि दृढ़ घूर्णी स्वतंत्र अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा निम्न होगी। अगर करता है, दृढ़ घूर्णी स्वतंत्र अक्ष के प्रति अगर घूर्णन करता है तो उसकी घूर्णी ऊर्जा भी होगी, और जो कि हम आप यहाँ पे आप देखिए, ये हो J बराबर I ओमेगा, J बराबर I ओमेगा, जो दृढ़ घूर्णी का कोणीय संवेग अंगुलर मोमेंटम है। इस प्रकार से जो दृढ़ घूर्णी के बारे में सामान्य जानकारी थी, हमने यहाँ पर इसको समझने की कोशिश की। इसका उपयोग आगे जब हम ये आर्टिकल कर रहे हैं, बहुत से आर्टिकल्स की जरूरत, क्योंकि हमें सिलेबस में ऐसा लगता है वो नहीं है, परंतु उसका कोरिलेशन होता है, उसको समझना आवश्यक होता है। उसके पश्चात ही हमें आगे की टर्म्स या आगे के रिलेशन समझ में आते हैं। इसलिए
आपको ये करना जरूरी है। इसके पश्चात आता है दृढ़ घूर्णी के आइगन मान तथा आइगन फलन। दृढ़ घूर्णी के आइगन मान तथा आइगन फलन क्या होते हैं? आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ ए रिजिड रोटेटर। हम जानते हैं कि कार्तीय निर्देशांक में, हम जानते हैं कि कार्तीय निर्देशांक में, कार्तीय पद्धति में m द्रव्यमान वाले कण की गतिज ऊर्जा, m द्रव्यमान वाले कण की गतिज ऊर्जा T बराबर हाफ m dx बटे dt का स्क्वायर प्लस dy बटे dt का स्क्वायर प्लस dz बटे dt का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इसे गोलीय निर्देशांक को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई में लिखने पे, इसे गोलीय निर्देशांक r थीटा फाई में लिखें यदि हम, तो t बराबर आ जाएगा m dr बटे dt। गोलीय निर्देशांक में पहली टर्म r से रिलेटेड, दूसरी टर्म थीटा से रिलेटेड, तीसरी टर्म फाई से रिलेटेड। तो इसको किस प्रकार से ध्यान रखना है? dr बटे dt का स्क्वायर, d थीटा बटे dt का स्क्वायर और d फाई बटे dt का स्क्वायर। साथ में यहाँ r स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो t बराबर 1/2 m dr बटे dt का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर d थीटा बटे dt का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d फाई बटे dt का स्क्वायर। यदि मूल बिंदु से कण की दूरी r नियत हो, यदि मूल बिंदु से कण की दूरी r नियत हो तो dr बटे dt बराबर 0 हो जाता है। dr बटे dt क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस प्रकार से जो काइनेटिक एनर्जी है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो ही टर्म रह जाएंगी, t बराबर 1/2 mr स्क्वायर d थीटा अपॉन dt का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाई बटे dt का स्क्वायर। ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर निकाला। ये आपके एक परमाणु के लिए होता है। क्योंकि दृढ़ घूर्णी में m1 व m2 के द्रव्यमान के दो कण होते हैं, ये जो समीकरण निकाला अपन ने ये तो किसी एक कण के लिए, परंतु जो दृढ़ घूर्णी होता है उसमें m1 m2 के दो कण होते हैं। द्रव्यमान केंद्र से कणों की जो दूरी होती है वो r1 और r2 होती है और नियत होती है। अतः दृढ़ घूर्णी के दोनों कणों की कुल गतिज ऊर्जा, दृढ़ घूर्णी के दोनों कणों की जो कुल गतिज ऊर्जा है T बराबर T1 प्लस T2 बराबर 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर d थीटा बटे dt का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाई बटे dt का स्क्वायर। T बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर d थीटा बटे dt का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाई बटे dt का स्क्वायर। क्योंकि दृढ़ घूर्णी में कणों के मध्य दूरी नियत होती है, क्योंकि दृढ़ घूर्णी में कणों के मध्य दूरी नियत होती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा 0 के बराबर होती है। अतः दृढ़ घूर्णी की कुल ऊर्जा ER बराबर T बटे V होता है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके 0 है तो ER बराबर जो फॉर्मूला आएगा, अर्थात जो दृढ़ घूर्णी है उसकी कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर ER इक्वल टू 1/2 I d थीटा बटे dt का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाई बटे dt का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, जहां I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर बराबर म्यू r स्क्वायर दृढ़ घूर्णी का स्वतंत्र अक्ष के प्रति जड़त्व होता है। यहाँ एक ही विशेष बात ध्यान रखनी है, जहां स्टार लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ एक्चुअल में एक स्टार लगा है, ये जो हमने जे काम में लिया है, ये देखिए यहाँ स्टार लगाया हुआ है, अर्थात इसको यहाँ समझाया है कि जो जे हम यहाँ काम ले रहे हैं, यहाँ जे जो है दृढ़ घूर्णक का कोणीय संवेग है। जो हमने पिछले एंगुलर मोमेंटम वाले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले अध्याय में, पिछले 4th यूनिट में पढ़ा था
J बराबर L प्लस एस इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग माना गया था। इस अध्याय में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। दृढ़ घूर्णक के कोणीय संवेग संकारक के आइगन मान क्वांटम संख्या J द्वारा व्यक्त किए जाएंगे। इनका इलेक्ट्रॉन के उपयोग में लाए गए क्वांटम संख्या J से कोई संबंध नहीं है। अर्थात जो हमने जो काम में लिया है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो कुल कोणीय संवेग का मान माना गया था, इस अध्याय में J बराबर L प्लस एस इलेक्ट्रॉन के लिए माना था और दृढ़ घूर्णक के लिए जो माना है दोनों अलग अलग है। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। समीकरण 3 की तुलना समीकरण 2 से करें तो ये कहा जा सकता है, समीकरण 3 की तुलना समीकरण 2 से करें तो ये कहा जा सकता है कि मुक्त दृढ़ घूर्णी फ्री रिजिड रोटेटर मुक्त एकल कण के समान व्यवहार करता है। किस तरह से व्यवहार करता है? मुक्त एकल कण के समान व्यवहार करता है, जिसका द्रव्यमान m बराबर I है तथा नियत बिंदु द्रव्यमान केंद्र से दूरी r बराबर 1 के बराबर है। इस प्रकार से यदि हम इसे माने, पिछले चैप्टर में जब हाइड्रोजन एटम के लिए प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी तो वहां ये देखा था कि एकल मुक्त कण के लिए गोलीय निर्देशांकों में जो श्रोडिंगर समीकरण है, एकल मुक्त कण के लिए गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण जो हमने पिछले हाइड्रोजन चैप्टर में अर्थात यूनिट 4 में हमने इसको लिखा भी था, इसको डिराइव भी किया था और इसको कई बार काम में भी लिया था। जिसे याद रखने का तरीका क्या है? ये जो टर्म है डेल स्क्वायर, जो लाप्लासियन स्क्वायर है, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है? ये सेकंड टर्म सेम है, ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म सेम है। ट्वाइस m अपॉन h बार स्क्वायर e माइनस v साई r थीटा फाई। यहां पहली टर्म r से संबंधित है, दूसरी थीटा से संबंधित है और तीसरी फाई से संबंधित है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से इसका सॉल्यूशन शुरू होता है। यदि आप इस इक्वेशन को नहीं लिख पाएंगे, आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए मैं फिर छोड़ रहा हूं याद रखने के लिए, जहां से अपन प्रारंभ करेंगे और इस समीकरण में फिर इसके बाद में हमें जो है इसको पुट क्या करेंगे, m बराबर I, r बराबर 1 और v बराबर 0 रखकर हम आगे दृढ़ घूर्णक के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हमने दृढ़ घूर्णक के लिए जो समीकरण होती है वो क्या होगी और किस प्रकार से हम इसे लिखेंगे और किस प्रकार से इसे हम प्रारंभ करेंगे इसके लिए प्रॉब्लम को, ये आज हमने इस लेक्चर में सीखा है। अगले लेक्चर में इसके आइगन वैल्यूज के मान को हम निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे।